और डॉक्टर अविनाश तिवारी हमारे साथ में। डॉक्टर अविनाश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैंसर जिस व्यक्ति को होता है वो तो तकलीफ में होता ही है, चाहे वो इलाज की तीनों प्रक्रियाओं से गुजरे, उसके साथ साथ पूरा परिवार भी एक पैनिक अटैक से गुजरता है क्योंकि उनके किसी अपने को ये गंभीर बीमारी होती है। तो सबसे अहम बात यह है कि कैंसर की गंभीरता को समझें, ज्यादा से ज्यादा इस पर चर्चा करें, शुरुआती लक्षणों के प्रति जागरूक हो जाएं, समय पर स्क्रीनिंग कराएं और एक्सपर्ट टीम से अपना ट्रीटमेंट कराएं। ये है कि पैलिएटिव मेडिसिन में अब जुड़ चुके हैं डॉक्टर अविनाश तिवारी। डॉक्टर अविनाश, एक बार आपका मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगी, और वो ये कि आप एक ऐसे चीज पे काम कर रहे हैं, दर्द से राहत के लिए तो डॉक्टर है ही, लेकिन जब स्थितियां ऐसी हो जाती है ना कि उस दर्द से पेरेंट्स भी या परिजन भी या उनके जो करीबी हैं वो भी जूझ रहे होते हैं, और खास करके ऐसे मरीज जो कि लास्ट स्टेज में है या 4th स्टेज पार कर चुके हैं, कैंसर ही नहीं दूसरे भी डिपार्टमेंट में, तो ये कैसे होता है, कैसे कर पाते हैं ये? क्या कुछ खास टेक्निक है ये? पैलिएटिव केयर अगर हम देखें तो फिलोसॉफिकल ये पहले एंड ऑफ लाइफ केयर तक लिमिटेड था, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में ये एक स्पेशलिटी के रूप में उभर कर आया है। अब इसमें एमडी और अदर ट्रेनिंग कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, ये कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं उन मरीजों के लिए, उन परिवारों के लिए जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उनकी ये जो यात्रा है बहुत कष्टदायी होती है। जब मरीज अगर कैंसर का ही उदाहरण ले लें, कैंसर से जब उसकी डायग्नोसिस बनती है और पूरा परिवार जब सकते में आ जाता है, उस कैंसर के कारण तो उसे पेन होता है, बट उस कैंसर के कारण उसके मन में भय होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, एक अनिश्चितता का वातावरण बना होता है। कैंसर अगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है या बहुत ज़्यादा प्रमाण में है तो इनमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आ जाती है, और इसके कारण कहीं ना कहीं वो इलाज से जुड़ नहीं पाते हैं। और कहीं ना कहीं मरीज के लिए कैंसर का इलाज है मतलब लक्षणों का इलाज। हम अगर ट्यूमर के साइज को कम कर दें लेकिन मरीज के दर्द को ना कम कर पाएं तो मरीज इलाज से जुड़ नहीं पाता है। तो इसलिए हमारे हॉस्पिटल में पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट को ट्यूमर बोर्ड से जोड़ा गया है, ताकि हम डे 1 से मरीज के तकलीफों को साइंटिफिकली असेस करके, फोकस्ड असेसमेंट करके उसके तकलीफों को कम करें। दर्द तो एक बहुत कॉमन समस्या है ही, लेकिन जैसे मुंह में छाले होना, उल्टियाँ होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, सांस का फूलना, लगातार खांसी आना, इन तकलीफों के साथ अगर मरीज की जर्नी कैंसर ट्रीटमेंट की चलती रही तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं आएगी मरीज के जीवन में, और कहीं ना कहीं मरीज तो प्रभावित होता है, जैसा कि आपने कहा परिवार भी प्रभावित होता है। तो पैलिएटिव केयर के केंद्र बिंदु में हम सिर्फ मरीज नहीं, उनके परिवार को भी रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं उनकी ये जो ट्रीटमेंट की यात्रा है ये बहुत अच्छे से सुगम्य रहे। अभी तक का आपका फीडबैक है, क्योंकि मुंबई में भी आपने अपना काफ़ी लंबा वक्त बिताया, अब छत्तीसगढ़ में आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीवनी से, तो फीडबैक कैसा है, लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? जी निश्चित रूप से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने मुझसे किया, क्योंकि मुंबई में और साउदर्न कंट्रीज में अगर हम देखें तो डेमोग्राफिकल कल्चरल इश्यूज थोड़े डिफरेंट है हमारे छत्तीसगढ़ से, लेकिन देखें तो पैलिएटिव केयर की प्रासंगिकता उन क्षेत्रों से हमारे क्षेत्रों में ज़्यादा है। 100 में से 70 से 80 मरीज हमारे पास स्टेज 4 कैंसर में आ रहे हैं, तो उनमें हम डिजीज डायरेक्टेड ट्रीटमेंट के साथ उनके लाइफ को तो प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, उनके जीवन को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस जीवन में कितनी गुणवत्ता हम डाल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के लोगों में मैंने जो देखा है, जीवन की गुणवत्ता को दिशा निर्देशित करते हुए उपचार की भी आवश्यकता है। हमारे पास एक्सपर्ट हैं, अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, लेकिन जो मैंने अनुभव किया जब मैं यहाँ आया था कि कैंसर के जर्नी के दौरान और ट्रीटमेंट के दौरान उनके साइड इफ़ेक्ट्स को एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स डिक्लेयर करके मरीज और उनके परिवारों को कहा जाता था, इसे आप ये तो एक कॉमन साइड इफेक्ट है, ये आपको सहना पड़ेगा, इसमें कतई कोई सच्चाई नहीं है। पैलिएटिव केयर के टीम के इंटीग्रेशन से इन तकलीफों पे काफ़ी अच्छे से निजात पाया जा सकता है और उनके विश्वास को, उनके कॉन्फिडेंस को बनाए रखा जा सकता है कि नहीं, इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, आपको हमारी जरूरत ना पड़े। बात यहाँ पर कही ताकि उनके परिवार के अंदर हिम्मत भी आप इस ट्रीटमेंट के जरिए दे पाते हैं। जब उस दर्द से राहत आप दिलाते हैं किसी को, और उन्हें ये भी पता है कि हमारी स्टेज ठीक नहीं है, और एक व्यक्ति के अंदर में मौत का एक डर भी होता है, तो उस डर से जीतने के लिए जो आपको एफर्ट लगाना पड़ता होगा वो कितना चुनौती भरा रहता है? जी निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इसी के लिए हमें वो प्रशिक्षण मिला है। ये 4 साल का कोर्स है
अलग, और विदेशों में भी इसके लिए हम कुछ ऑब्जर्वरशिप करने गए और यहाँ सीनियर्स का गाइडेंस मिला है, क्योंकि हर डेमोग्राफिक एरिया के चैलेंजेस अलग अलग होते हैं। और चूंकि छत्तीसगढ़ का ही हूँ तो यहाँ की एक बोली, यहाँ के लोगों के स्वभाव को जानता हूँ, तो दर्द को देखने का जो हमारा नज़रिया है वो सिर्फ एक शारीरिक दर्द को देखने का नहीं है। हम उस दर्द को एक भावनात्मक दर्द के रूप में, एक मानसिक दर्द के रूप में, एक सामाजिक दर्द के रूप में और एक आध्यात्मिक दर्द के रूप में देखते हैं। और हर इस डोमेन में हम काम करते हैं, सिर्फ शारीरिक दर्द पे काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हर जब डोमेन पे उनके फोकस किया जाता है, सफरिंग के हर दायरे में हम काम करते हैं तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। और काउंसलिंग का बहुत बड़ा महत्व है इसमें। तो हमारी पूरी टीम है जिसमें काउंसलर हैं, डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट नर्सेस हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं। तो इन सब के टीम वर्क से ये बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सर पे काम करता है, या मैं आपसे जानना चाह रही थी जो दूसरे फील्ड है, जो दूसरी बीमारी है, जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, क्या उसमें भी आपकी भूमिका होती है? जी निश्चित रूप से। WHO ने पैलिएटिव केयर की जो डेफिनेशन दी है उनमें उन्होंने मेंशन किया है ऑल लाइफ लिमिटिंग इलनेसेस, मतलब हर वो गंभीर और लंबी चलने वाली बीमारी जो आपके जीवन को किसी न किसी रूप से सीमित कर रहा है, उन सभी बीमारियों में पैलिएटिव केयर की प्रासंगिकता है। तो जैसे कि मेरे बाकी मरीज भी जो हैं वो एंड स्टेज रीनल डिजीज हैं, एंड स्टेज लंग डिजीज हैं, एंड स्टेज लीवर डिजीज हैं। तो इन रोगी की यात्रा को सुगम्य बनाना, उनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐड करना, तथा अगर जब नौबत आए तो एक प्रॉपर एंड ऑफ लाइफ केयर देना, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट लिविंग वेल, इट्स ऑल्सो अबाउट डाइंग वेल ऑल्सो। भूमिका निभाते हैं आप डॉक्टर अविनाश। बहुत सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि किसी का दर्द आप कम कर पाते हैं। पैलिएटिव मेडिसिन पर हम चर्चा करें, चूंकि एक नई ब्रांच है, लोगों को अभी समझ में नहीं आता है, लेकिन कई बार ये होता है कि ट्रीटमेंट तो चालू हो गया है आपका और ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन जब कीमो शुरू होता है तो कीमो के तकलीफ से न केवल पेशेंट परेशान होता है बल्कि उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान होते हैं। तो क्या ये ट्रीटमेंट उस दर्द को भी कम करता है? क्योंकि वो तो कहा ही जाता है कि भाई वो तो इलाज के लिए हो रहा है, तो वहां भी ये काम करता है क्या? निश्चित रूप से पैलिएटिव केयर की जो प्रासंगिकता है बीमारी के डायग्नोसिस से लेके इवन जब बीमारी दायरे में नहीं रहता इलाज के, उस तब भी रहती है। तो जैसे कोई मरीज कीमोथेरेपी से होके गुजर रहा है तो जो पेन ज़्यादातर होता है वो मुंह में छालों के कारण, हालांकि आजकल इतने अच्छे कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स अवेलेबल हैं जिससे कि टॉक्सिसिटी बहुत कम हुए हैं, बट मरीज का रिस्पांस सेम दवा से अलग अलग रहता है। लेकिन अगर इन मरीजों में ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स आए भी तो ज़रूरी नहीं है कि इनको उसको सहना पड़ेगा। निश्चित रूप से इसको साइंटिफिकली असेस करके उसका ट्रीटमेंट संभव है, जो कि पैलिएटिव केयर, जिसको हम सपोर्टिव केयर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम करते हैं। इसलिए हम अपने अस्पताल में सुनिश्चित करते हैं कि हर वो मरीज जो कीमोथेरेपी से होकर गुजर रहा है उसको हम सप्ताह में कम से कम एक बार देखें, उसकी पूरी जांच करते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, को इसमें ब्लड टेस्ट नहीं है, देखते हैं अगर वो किसी साइड इफेक्ट से होकर गुजर रहा है तो उसकी काउंसलिंग करते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनकी साइड इफेक्ट्स को कम करते हैं। जैसे कीमोथेरेपी, मुंह में छाले आना, हाथ पांव में झुनझुनी होना एक कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, उल्टियां होना, तो इन सब को हम इफेक्टिवली मैनेज करते हैं ताकि उसकी जर्नी आसान रहे। क्या कभी कोई ऐसा आपके साथ वाकया हुआ, क्योंकि आप ऐसे ही केस को हैंडल कर रहे हैं जो दर्द से आराम दिला रहे हैं, तो कोई ऐसा केस आपके जहन में हो जो साझा करना चाहें, जो आपकी वजह से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ, उसमें चेंजेस आपने देखे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहा? जी निश्चित रूप से। जैसे कि मैंने बताया कि पैलिएटिव केयर में हम मरीज के साथ साथ परिवार को भी केंद्र बिंदु में रखते हैं। तो एक 86 साल के बुजुर्ग थे जिनको कि एडवांस स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर था। ये प्रोस्टेट कैंसर उनके रीढ़ की हड्डियों में जा चुका था, तो जिसके कारण उन्हें अत्यधिक पीड़ा थी। और जब पहली बार मैं उनसे मिला तो वो बताया कि लगभग 3 महीने से उन्हें नींद नहीं आई है और लगभग 15 दिनों से वो एक्चुअली अपना इलाज मुंबई में करा रहे थे। मुंबई से वो अब चूँकि समझ गए थे कि ज़्यादा आराम नहीं मिल पा रहा है सब कुछ करके भी, तो वो संजीवनी मुझसे आके मिले थे। तो लगभग कई महीनों के दर्द से होके गुजर रहे थे, नींद नहीं आ रही थी उन्हें, तो और उनके जो बच्चे थे वो विदेश में थे। तो उनके बच्चे ने एक्चुअली मुझे टेलीफोन के माध्यम से संपर्क साधा और फिर उनको
हमने सर का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव कि सर ने एक होम केयर भी ऐसे मरीज जो अस्पताल नहीं आ सकते और कैंसर के एडवांस स्टेज से ग्रसित हैं, चल नहीं पा रहे हैं और खासकर बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो सर ये हम उनको घर में जाके भी एक बार देख लेते हैं। तो वहाँ पर हमने उनको देखा, उनका असेस किया, उनके रीढ़ की हड्डी का फिर से स्कैन कराया तथा उसकी रीढ़ की हड्डियों के दर्द के लिए अलग अलग तकनीक से हमने कुछ इंजेक्शंस वहाँ पे डाले, उनके दर्द को कम किया, उनको काउंसल किया, उनके अलग सिम्टम्स को, जिसमें बहुत बड़ा सिम्टम्स था बच्चों से दूर रहने के लिए, कल जो उनका जो एक भावनात्मक तकलीफ था, तो काउंसिल किया, उनके बच्चे और उनके बीच के जो एक चेंजिंग रिलेशंस थे उस पर हमने इंटरवीन किया, फैमिली को इन्वॉल्व किया। एंड वो जो एक्सपीरियंस था मैम, मैं आपको सही में बताना चाहूँगा, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक था, क्योंकि हम सिर्फ लोगों के जीवन में दिन न जोड़ें, उनके दिनों में जीवन भी जोड़ें। तो यह प्रयास रहता है पैलिएटिव केयर की टीम का कैंसर पेशेंट्स में। स्ट्रेस की बात आपने कही डॉक्टर अविनाश, तो स्ट्रेस लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कैंसर अवेयरनेस टॉक कर रहे हैं। स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर हमने देखा, सभी डॉक्टर्स ने कहा कि स्ट्रेस जो है केवल बीमारी के कारण स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियों के संभावना बढ़ रही है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हम कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि सभी की लाइफ में आप देखिए आज के समय में स्ट्रेस है। तो इसके लिए कुछ टिप्स आप बताइए या कुछ आपने जो रिसर्च किया हो वो शेयर कीजिए। तो निश्चित रूप से स्ट्रेस का प्रभाव तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता ही है, लेकिन हमारे मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य तथा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे भी पड़ता है। ये साइंटिफिकली ये चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक लग्जरी नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारी नेसेसिटी है। स्ट्रेस को हम अलग अलग तरीकों से हैंडल कर सकते हैं, जैसे कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कुछ हमारे डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना, कुछ हमारे अपने खुद के लिए भी कुछ करें। जैसे हम भी पेशेंट्स को देखते हैं, हम भी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, तो मरीज तो स्ट्रेस्ड आउट होता ही है। तो स्ट्रेस को देखने का पैमाना सिर्फ शारीरिक नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस को एक टोटल स्ट्रेस के रूप में देखना चाहिए। उसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक भी स्ट्रेस है एक प्रकार से। तो इन सभी पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए तथा एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए, दिन में कम से कम 8 से 12 ग्लास आप पानी जरूर पिएं। और मॉर्निंग में एक आधे घंटे का एक्सरसाइज की एरोबिक या फिर योगा एक्सरसाइज ये जरूर करना चाहिए। एक हॉबी को जरूर चुनें और उस हॉबी पे जहाँ काम जरूर करें जो आपको आपकी आत्मीयता से जोड़े। परिवार के साथ भी कुछ समय बचाएं, धूम्रपान से बचें, अल्कोहल से बचें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें। खानों में सब्जी सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जंक फूड कम खाएं, ज़्यादा तला हुआ और भूंजा हुआ बार बार वही इस्तेमाल हुआ तेल का इस्तेमाल न करें। चाइनीज़ फूड से मैं लोगों को बचने की सलाह देता हूं, क्योंकि उसमें स्पाइसेस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ओकेजनल हम सेवन कर सकते हैं। तो इन सभी पहलुओं पर ध्यान दें और जब लगे कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट ना कर पाएँ तो एक्सपर्ट से जरूर मिलें, क्योंकि बीमार जरूर जी काउंसलिंग का रोल है। ईश्वर ने ये शरीर बनाया है, शरीर में मस्तिष्क भी है, शरीर में मन भी है। तो अगर शरीर और मस्तिष्क बीमार हो सकते हैं तो मन भी बीमार हो सकता है। निश्चित रूप से हमको मन के डॉक्टर यानी साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। इम्यूनोथेरेपी आ चुकी है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप इम्यूनिटी को बूस्ट करिए, आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। क्या हम अपने लाइफ स्टाइल में, अपने खान पान में, अपने जीवन में कुछ ऐसे तरीकों में, काउंसलिंग में कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या जिससे हमारी नेचुरल इम्यूनिटी अपने आप बूस्ट हो सके? निश्चित रूप से ट्यूमर के नए कॉन्सेप्ट की तरफ हम जा रहे हैं। ट्यूमर का जो पुराना कॉन्सेप्ट था वो बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ ट्यूमर था, बट अब हम बायो, साइको, सोशियो, स्पिरिचुअल एंड इम्यूनोलॉजिकल मॉडल की तरफ जा रहे हैं। बायोलॉजिकल मतलब जो कैंसर की बायोलॉजी है, सोशल मतलब हमारा सोशल प्रोफाइल कैसा है, साइकोलॉजिकल मतलब हमारा मेंटल हेल्थ कैसा है, इम्यूनोलॉजिकल मतलब हमारी इम्यूनिटी कैसी है, और स्पिरिचुअल हम आध्यात्मिक रूप से कैसे हैं, क्योंकि ये सभी एक ह्यूमन बॉडी की नीड है। इन सभी डोमेन्स में, इन सभी क्षेत्रों में हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से कैंसर से लड़ने में काफ़ी आसानी हो सकती है।